नमस्कार बच्चों। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार, इसके बारे में जानने से पहले हम अलंकार शब्द का अर्थ जान लेते हैं। अलंकार होता है आभूषण अथवा श्रृंगार और कार करने वाला। तो भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करके हम सौंदर्यकरण ला देते हैं, हम उन्हें अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्द में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को निखारने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार दो तरह के होते हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार के लिए हम कह सकते हैं जहां शब्दों की पुनरावृत्ति के कारण शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां शब्दालंकार होगा, और जहां अर्थ के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होगा। तो आइए सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करते हैं। इसकी परिभाषा होगी जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अर्थात जहां पर बार बार एक वाक्य में एक जैसे वर्ण का प्रयोग हो रहा है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कल कानल कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं के। तो आप देख रहे हैं कि कै शब्द की, कै वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और साथ में वे वनमाल विराजती है। कल कानन कुंडल, इन तीनों शब्दों में कै की बार बार आवृत्ति हुई है और साथ में वनमाल विराजती में वे की आवृत्ति हुई है। तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। हमारा अगला उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चा च च। तो यहाँ पर बार बार च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। इसको हम दोबारा से देख सकते हैं, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण एक चमत्कार उत्पन्न हो, भाषा को पढ़ने में बड़ी ही सौंदर्यता का अनुभव हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। दो उदाहरण आपको दिए गए हैं। कल कानल कुंडल मोर पखा उर पर वनमाल विराजती है, यहाँ पर कै की आवृत्ति हुई है। और दूसरे में चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर च की आवृत्ति बार बार हो रही है और साथ में कहीं कहीं पर खेल जल और थल, यहाँ पर लय की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। आइए अब हम यमक अलंकार की बात करते हैं। यमक अलंकार का लक्षण है, आइए अब यमक अलंकार के बारे में जानते हैं। जहां शब्द या शब्दांश की आवृत्ति के कारण, जहां शब्द या शब्दांश की आवृत्ति के कारण प्रत्येक बार शब्द का भिन्न अर्थ अनुभव हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। आप इसको दोबारा कह सकते हैं। यमक में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार उसका एक अलग अर्थ होता है। जैसे हमारे यहां पर दो उदाहरण है। पहला है कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराय नर है पाए बोराय। कनक, यहां पहला कनक प्रयोग किया गया है धतूरे के लिए। दूसरा कनक है सोने के लिए। तो जो सोना है वह धतूरे से 1000 गुना ज्यादा मादकता, एक प्रकार से आप कह सकते हैं नशा या अभिमान लिए रखता है। क्योंकि यह खाए बोराय नर, यदि धतूरे को इंसान खाकर के पागल हो जाता है, तो सोने को मात्र प्राप्त कर लेने पर उसे अहंकार हो जाता है, उसके अंदर अभिमान होता है और वह भी विक्षिप्तों पागलों जैसी बात करता है। तो हमने यहाँ पर देखा कनक दिखने में एक जैसा शब्द है, लेकिन दोनों बार ही उसका अर्थ भिन्न हुआ है। अगले वाले उदाहरण में हम देखेंगे तो पर वारों उर्वशी। पहली बार यहाँ पर उर्वशी का प्रयोग हुआ है। सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी।
है उर्वशी समान, कि हे राधिके मैं तेरे ऊपर उर्वशियों को न्यौछावर कर दूंगा। उर्वशी स्वर्ग की एक अप्सरा है। तो हे राधिका मैं तेरे ऊपर उर्वशी को भी न्यौछावर करता हूं, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी। यहाँ उर्वशी का अर्थ क्या है? उर का अर्थ होता है हृदय, बसी रहने वाली। तू मोहन के हृदय के अंदर रहने वाली है और किसके समान है? उर्वशी के समान सुंदर है। तो हमने देखा यहाँ पर बार बार उर्वशी का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन उर्वशी का जो अर्थ है वह हर बार भिन्न आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो। आइए अब हम चर्चा करते हैं उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार के लिए जो इसकी परिभाषा दी जाती है, जो नियम है वह यह है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं में गुण, स्वभाव आदि के द्वारा समानता दिखाई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो दो बातों की तुलना करने के लिए, दो पक्षों की तुलना करने के लिए हमें चार चीजों को ध्यान में रखना है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। सबसे पहले हम उपमेय को देखते हैं। उपमेय किसको कहते हैं? जिसको उपमा दी जाती है वह उपमेय कहलाता है। जैसे यहां पर है चांद सा सुंदर मुख। हमारा जो पहला उदाहरण है उसमें चांद सा सुंदर मुख, तो यहां पर जो मुख है वह क्या है? उपमेय है। अगले आएगा उपमान। उपमान किसको कहते हैं? वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जा रही है वह होगा उपमान। तो यहां मुख की तुलना किससे हो रही है? चांद से। तो यह चांद यहां पर हो जाएगा उपमान। आगे होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म में क्या होगा? उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म है। तो विशेषता क्या है यहां पर? सुंदर। यह इसका साधारण धर्म होगा। और बाद में होता है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है वह वाचक शब्द होंगे, जैसे से या फिर से, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, समान आदि वाचक शब्द कहला देंगे। तो उपमा अलंकार में हमने क्या देखना है कि यहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ में तुलना की जाती है। एक सामान्य वस्तु की दूसरी विशेष वस्तु के साथ में तुलना की जाती है। पहला आपको उदाहरण दिया है चांद सा सुंदर मुख। मुख यहाँ पर क्या है? मुख उपमेय है, क्योंकि उसकी तुलना की जा रही है किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ, कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चांद सा सुंदर मुख। आगे आया है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद भगवान विष्णु को हरि कहते हैं, तो उनके चरण कैसे हैं? कमल जितने कोमल हैं। तो यहां पर हम हरिपद उपमेय ले लेंगे, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म और से जो है वह वाचक शब्द आ जाएगा। पहले वाले में चांद सा में सा वाचक शब्द है, तो दूसरे वाले में से वाचक शब्द है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा कि उपमा अलंकार में हम दो वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं। अर्थात जैसे कहते हैं कि चंद्रमुख, उसका मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो चंद्रमुख। इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ते की तरह मन डोलने लगा। जैसे हवा चलती है तो पीपल का पत्ता बहुत हल्का होता है और हवा चलने के साथ वह हिलने लगता है। और भी आ सकते हैं, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम, कि उसका जो मुख था वह सूर्य उदय के समय जैसा वो सूर्य होते हैं उदय काल में, उन जैसा लाल होकर के ज्वाल सा, ज्वाल कहते हैं अग्नि जैसा प्रतीत हुआ। आइए अब हम रूपक अलंकार की बात करते हैं।
रूपक अलंकार का सिद्धांत होता है जहां गुण की समानता के कारण उपमेय में ही उपमान को बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, वहां रूपक अलंकार होगा। दूसरी तरफ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान को दर्शाया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ पर राम रतन ये क्या है? उपमेय है, और धन क्या है? उपमान है। अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। तो चंद्र क्या है? उपमेय है, उसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? खिलौने से, कि चंद्र रूपी खिलौना, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो। तो यहाँ पर चंद्र उपमेय है और खिलौना उपमान है, दोनों में अभिन्नता दिखाई जा रही है, एक दिखाए जा रहे हैं। ऐसे अगला उदाहरण होगा, चरण कमल बंदऊ हरि राही। तो यहाँ चरण क्या है? उपमेय है, और कमल क्या है? कमल यहाँ पर उपमान है। तो चरण कमल दोनों को एक कर दिया, दोनों में अभिन्नता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसके लिए आप फिर से एक बार दे सकते हैं, जहां गुणों की समानता के कारण उपमेय में ही उपमान को दर्शा दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता अर्थात भिन्नता नहीं दिखाई जाती, वो दोनों एक दिखाए जाते हैं, वहां पर आपका रूपक अलंकार होगा। इसके आप और भी अन्य बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। अब हम अगले अलंकार मानवीकरण को पढ़ेंगे। तो मानवीकरण अलंकार क्या है कि जहां पर जड़ पदार्थ पर चेतन का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मान लीजिए एक जड़ पदार्थ है, जैसे पर्वत है, वृक्ष है, इनको हम एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनके हमने नेत्र बता दिए या उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य बता दिया जो वह नहीं कर सकते, उनको मनुष्य कर सकता है, तो वहां पर एक प्रकार से मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। मेघ कौन है? बादल हैं, और बादल को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि जो बादल है वह कैसे आए हैं? बड़े बन ठन के, बड़े संवर करके आए हैं। जैसे कोई एक तैयार होकर के अपना श्रृंगार करके आता है, वैसे ही मेघ भी बन ठन कर संवर करके आए हैं। तो यहाँ पर जो मेघ थे, मेघ भले ही जड़ पदार्थ कहे गए हैं, उन पर मानवीकरण हो गया है। दूसरा, आपकी कक्षा का एक पाठ है, पर्वत प्रदेश में पावस, यहाँ से पंक्तियां ली गई हैं, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिग सुमन फाड़। तो पर्वत क्या है? जड़ है, जड़ होने के कारण पर्वत के नेत्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दीर्घ सुमन है, सुमन को भले ही उसका नेत्र बता दिया गया है। यहाँ पर फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो वह जो पर्वत है, वह पर्वत क्या कर रहा है कि वह पर्वत भी अपने नेत्रों से नीचे जल में अपने आकार को बार बार देख रहा है, जबकि यह संभव नहीं है कि जड़ पदार्थ ऐसा कर पाए, लेकिन हम उसमें मानवीकरण अलंकार का आरोप कर देते हैं। और भी हम इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण, बीती विभावरी जागरी अंबर घट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो इस तरह से अन्य उदाहरणों के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। एक और देखिए, लो यह लतिका भी भरलाई। लतिका क्या है? लता, बेल। लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब जड़ पदार्थ पर चेतन पदार्थ का आरोप किया जाता है, एक जड़ पदार्थ को चेतनता दे दी जाती है, सजीवता दे दी जाती है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। आइए अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति का सामान्य अर्थ होता है जहां किसी बात को सीमा से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए। दूसरा, हम इसके लिए कह सकते हैं जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोग सीमा से बढ़ाकर किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए आप पहला उदाहरण देखिए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत ने टारा। यहां भगवान श्री राम के विवाह के समय जिस धनुष को उन्होंने तोड़ा था, उस धनुष के विषय का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस धनुष को एक साथ 10,000 राजा मिलकर के उठाने लगे।
लेकिन वह धनुष तनिक भी अपनी जगह से उन राजाओं द्वारा नहीं हट पाया। तो यहाँ पर क्या है कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा दिया है कि 10,000 लोग, 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने के लिए लगे, लेकिन वह नहीं हटा। आगे महाराणा प्रताप के घोड़े के विषय में बताया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि महाराणा प्रताप कहीं जा रहे थे, बहुत बड़ी नदी थी आगे, मान सकते हैं आप, बरसात का मौसम था, बाढ़ आ रही थी। तो राणा ने सोचा कि इतनी आगे विशाल नदी को मेरा घोड़ा कैसे पार करेगा। अभी राणा ये सोच ही रहे थे कि इतने में घोड़ा दूसरी बार पहुंच गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। जो बात सामान्य है उसे लोक सीमा से बाहर भी कर दिया जाता है। आशा है कि यह अलंकार आपके समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ केवल उन्हीं अलंकारों को लिया है जो 10वीं कक्षा के बी कोर्स में सम्मिलित हैं।